हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, होप आप जो वीडियोस हमारी देखते आ रहे होंगे, लास्ट वीडियोस आपने कुछ देखी होंगी, उसमें आप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स एंड फिलॉसफीज ऑफ द मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं वो आप समझ रहे होंगे और यू डिड अंडरस्टैंड वेल नाउ आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़। लेट्स कंटिन्यू टू द अनदर टॉपिक। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द F.W. टेलर विच इज़ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, पॉपुलरली नोन एज 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इनका कहना था कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के ऊपर थ्योरी दी है, प्रिंसिपल्स दिए हैं, डिफाइन किए हैं, और इनका कहना था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मैनेज करना है, तो इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली वर्क करेगी। तो आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग यही सीखेंगे, हम और आप मिलके, कि व्हाट आर दोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट गिवन बाय द हेनरी फ्योल। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नॉलेज को जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं, वो मैनेजमेंट की थ्योरीज को समझें और अपने लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाए तो उसको अप्लाई कर सके। और स्टूडेंट्स लर्निंग कर रहे हैं मैनेजमेंट की, जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैनेजमेंट जैसा कि हर एक फील्ड में अप्लाई होता है आजकल, तो आपने देखा होगा कि चाहे वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो बीकॉम हो, बीए, इवन इंटर में भी आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स, बीटेक हो, बायोटेक हो, हर लॉ हो, हर एक उस सब्जेक्ट्स में एक कोई ना कोई मैनेजमेंट का, इवन जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स तो जरूरी रहता है, क्योंकि आपको कुछ मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस आनी चाहिए जो कि आप अप्लाई कर सकें, चाहे वो आप किसी भी प्रोफेशन में हो। ओके, सो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विल बी अप्लाइड इन एनी ऑफ द प्रोफेशन। सो इसके लिए आपके बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मैनेजमेंट प्रोफेशन को समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए मैनेजमेंट थ्योरीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ सकें, और उसी थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट को समझाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी लोग इसको वीडियो को देखना चाहें और समझ सकें। सो बैक टू द टॉपिक फ्रेंड्स, और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियोज़ को अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो फिर लर्निंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और आधी अधूरी बात कभी समझ में नहीं आती है। दैट इज़ वाई से कि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, सीधे टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन आगे सक्सेसफुली ग्रोथ कर सकती है और सक्सेसफुली उसमें प्रॉफिट और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है तो अच्छी तरह से वर्क कर सकती है, रन कर सकती है। सो जो फर्स्ट प्रिंसिपल दिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने का, हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे फर्स्ट प्रिंसिपल जो दिया है, दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। इनका कहना है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑल्सो। वाई? बिकॉज टू एंश्योर दैट एफर्ट एंड अटेंशन आर फोकस्ड ऑन द स्पेशल पोर्शन ऑफ द टास्क। सो फ्योल ने प्रेजेंट किया कि वर्क स्पेशलाइजेशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज द बेस्ट वे टू यूज द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ वर्क का सेंस मतलब क्या हुआ कि वर्क को छोटे छोटे ग्रुप्स में या इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड कर दो, ताकि उन पर अटेंशन दे के हम ऑब्जर्व कर सकें कि वो उस वर्क को पे प्रॉपर एफर्ट कर सकें और उस वर्क पे प्रॉपर फोकस्ड होकर अटेंशन दे सकें अपने टास्क को, जो भी गिवन टास्क गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशंस। उससे क्या होती है कि इनकी जो बेस्ट वे ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्किंग होती है वो निकल के सामने आती है और उसका यूटिलाइजेशन भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स का किसी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। ओके, सो डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो लोगों को अपना काम पता होगा कि हमें क्या काम करना है और उस प्रॉपर वर्क पे ही हमको फोकस करना है, अटेंशन करना है और बेटर से बेटर उस वर्क को मैक्सिमली हमको
कंप्लीट करना है। ओके, सो दैट इज़ वाई एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में फ्यूल ने डिवीज़न ऑफ वर्क एक पॉइंट बताया है। सेकेंड जो प्रिंसिपल्स दिया है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी को कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड। ओके, सो फर्स्ट वी नो व्हाट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी वॉज डिफाइंड एज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। दैट इज द अथॉरिटी, राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द powers to exact obedience. And responsibility involves being accountable, and there is therefore naturally associated with the authority also. So whoever assumes authority also resumes responsibility. तो अथॉरिटी बनाना किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी होगी तो इसका मतलब कि उस अथॉरिटी को ऑर्डर्स देने की पावर हो जाती है, और साथ साथ उस अथॉरिटी की जो भी ऑर्डर्स होंगे उस ऑर्डर्स को हमको ओबीडियंटली फॉलो करना होगा। वी शुड हैव टू ओबीडियंस ऑफ आवर अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी कंपनी में अथॉरिटी होती है, हायर लेवल अथॉरिटी होती है, जो भी उसके ऑर्डर्स आते हैं, नोटिस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, हमको उसको फॉलो करना होता है, उसी के हिसाब से चलना होता है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यहाँ पे एम्प्लॉय की, कि जो अथॉरिटी से ऑर्डर आए हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको फुलफिल करें, ओके, एंड फॉलो करें एंड फुलफिल करें। So that is the authority is also important to the administration of the management. Next जो बताया है administration management का principle, that is the discipline. It means कि a successful organization with respect to the success management, discipline means successful organization requires the common effort of the workers, and penalties should also be applied on the workers who are not going to work properly, and to also encourage दिस कॉमन एफर्ट। ओके, सो डिसिप्लिन मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपनी लाइफ में कहते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे तो लाइफ को प्रॉपर बेटर वे में बढ़ा सकते हैं, उसी तरह हमको एक ऑर्गेनाइजेशन को भी रन कराने के लिए डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक कॉमन एफर्ट ऑफ वर्कर जो है उसकी ज़रूरत होती है कि हर वर्कर एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर गाइडलाइंस के अंडर में ही काम करे ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं तो सब अपने अपने मन से काम करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एक डिसिप्लिन को बनाती है जिस पे सारे एम्प्लॉयज़ को उस डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने वर्क पे एफर्ट कर सकते हैं। वर्क पे एफर्ट करेंगे तो गोल्स को कंप्लीट करेंगे और ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, तो एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होगा। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। I personally say discipline is very important in organization as well as in our personal life also to make better life. Okay, so next principle given by the Henry Fayol in the administration management is unity of command. Unity of command का मतलब ये है कि workers should receive orders from only one manager. वर्कर जो है तो ऑर्डर्स को सिर्फ एक मैनेजर से रिसीव करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एज ए मैनेजर वर्कर्स को कमांड दे रहे हैं और एज एन एम्प्लॉय और एज अ ऑपरेशन लेवल पे हम जो है तो एज अ वर्कर मैनेजर को कमांड दे रहे हैं, ऐसा नहीं सकता। तो इसीलिए कमांड को एक डायरेक्शन से, एक वर्कर, एक लेवल से आना ज़रूरी है, ओके, ताकि उस कमांड को फुलफिल किया जाए, ऑर्डर्स को परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। The entire organization should be moving towards a common objective in a common direction. हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए काम करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्यों होती है? ऑर्गेनाइजेशन होती है वेयर ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल एक ऑब्जेक्टिव के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इसी तरह जो डायरेक्शंस जो हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, ताकि हम उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, हम उस कॉमन डायरेक्शन में चल के उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो दैट इज़ वाई एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हेनरी फ्यूल ने कहा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वी वर्क फॉर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव इन अ कॉमन डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल बताया है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट
टू द जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एज अ होल। ऐसा ना हो कि हम इंडिविजुअल वर्क ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और हमारी जो है तो इंटरेस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट से ऊपर चली जाए या अलग हट के चली जाए। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट भी जो है तो क्या होना चाहिए? पहली चीज़ तो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए हमेशा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की, जो कि ऑब्जेक्टिव इसका है, ऑर्गेनाइजेशन का है। सो जो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इट मीन्स कि सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो एक इंटरेस्ट की तरफ होना चाहिए। जनरल, उनका एक इंटरेस्ट जो है जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको और क्लियरली डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ, एक्स अलग वर्क करता है, वाई अलग करता है, तो हमारे अपने इंटरेस्ट जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कि हम अपने आप को ग्रोथ पा सके, लेकिन वो एक ऐसा इंटरेस्ट को डेवलप कर सके जो कि इंडिविजुअली भी सबके लिए एक हो, सबके लिए फुलफिल करने के लिए हो, और जनरल भी हो जो कि किसके लिए हो? ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। ठीक है, तो एक जनरल इंटरेस्ट जो है तो सबके बीच में बना के रखना चाहिए, ताकि हर इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट होता है कि भाई एम्प्लॉई हमारे लिए काम करे और जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का है, गोल्स जो बनाए हैं उसको अचीव कर सके, तो उसी हिसाब से वो अपने इंटरेस्ट को फ्रेम करती है ताकि उसको अचीव कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिविंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं हम लोग, सप्लाई ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सनल, जनरल बिजनेस कंडीशंस या सक्सेस ऑफ अ बिजनेस शुड बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग अ वर्कर्स रेट ऑफ पे। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में समझ लें कि रेम्यूनरेशन क्या हो गया कि जो वर्क हम लोग करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन को हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, वो जिस रेट के हिसाब से भी निकलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ रेम्यूनरेशन होगी, जो रेम्यूनरेट करना किसी काम को जो हम कर रहे हैं उसके बदले में हमें उसकी कुछ वैल्यू देना। वैल्यू ऑब्वियसली बात है कि हम सब लोग मनी के लिए काम करते हैं, इनकम के लिए काम करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ द मनी ही कुछ, इन टर्म्स ऑफ मनी हमें उसके एक्सचेंज में देना। सो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और उस वेरिएबल्स जिसके लिए हम काम करते हैं और उनके लिए जो भी डेट शुड बी कंसीडरिंग, जो भी वो कंसीडर करते हैं डिटरमाइनिंग द वर्कर्स रेट ऑफ पे, और उस रेट ऑफ पे के हिसाब से जो वर्कर को पेमेंट करनी होती है, डेट इज़ द रिम्यूनरेशन। ठीक, जो उसके बदले में उसको कुछ मिले। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जो हेनरी फ्यूल ने डिफाइंड किया सेंट्रलाइजेशन को, वो इस तरह से कहा है कि सेंट्रलाइजेशन एज ए लोअरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट रोल एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज इंक्रीजिंग द इम्पॉर्टेंस। तो द डिग्री to which the centralization or decentralization should be adopted depends on the specific organization in which the manager is working। तो हेनरी फ्यूल ने तो कहा है कि सेंट्रलाइजेशन जो होता है किसी, जैसे पावर ऑफ कमांड किसी एक के हाथ में हो, सेंट्रलाइज्ड बॉडी हो, वर्किंग सब एक रूट से हो रहा हो। ठीक है, तो दैट इज़ द सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल मोड पे वर्किंग हो। इट मीन्स कि जो कमांड आते हैं वो सब सबऑर्डिनेट्स के लिए एक की सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अडॉप्टेड डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिपेंड करती है इन विच द मैनेजर इज़ वर्किंग, कि मैनेजर कहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, सबका वर्क करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सेंट्रलाइज्ड वे में वर्क कराते हैं, कुछ लोग डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं, जहाँ पे डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप से, और उसका एक अथॉरिटी होते हैं। जहाँ और किसी जगह पे क्या होता है कि अथॉरिटी एक ही होता है, उसके थ्रू सारी चीज़ें काम होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है बताया है, जल्दी से आते हैं दूसरे पे। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बेस पर जो है वो फ्यूल ने बताया स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? अ चेन विच बिलोंग टू द स्केल विच इज इन द हायरार्की वी कैन से। ठीक है, सो मैनेजर्स इन, इसको और समझते हैं तो ऐसा समझते हैं कि मैनेजर्स इन हायरार्कीज आर द पार्ट ऑफ चेन। ठीक, लाइक अथॉरिटी स्केल, each manager from the first line supervisor to the president possesses certain amount of authority, and the president possesses the most authority,
and the first line supervisor the least. ओके, सो द लोअर लेवल मैनेजमेंट, अगर आपको याद हो मेरे पुराने टॉपिक में आपने देखा होगा तो पुराना जो वीडियो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस भी की है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में अब यहाँ पे क्या हो रही है, स्केलर चेन की बात हुई है, तो हायरार्की डिफाइन कर दिया ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो हायरार्की डिफाइन करना, स्केलर चेन को बनाना, डेवलप करना, हायरार्की डिफाइन करना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है, ताकि अथॉरिटीज़ उसी हिसाब से उसके पास रहते हैं, और अथॉरिटी ज़्यादा होती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, ऑब्वियस सी बात है, उससे थोड़ी कम होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, और उससे थोड़ी कम होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। ठीक, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्केलर चेन एंड एडहेरेंस टू इट आर necessary if the organization is to be successful। तो ये चेन, स्केलर चेन और हायरार्की बहुत ज़रूरी है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनना है तो। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर वी कैन से फॉर द सेक ऑफ द एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन all materials and people related to be specific kind of work should be treated as equally as possible। तो हर एक तरह के लोग एक ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क एक ऑर्डर में हो, नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल, नेक्स्ट एक ग्रुप के लोग जो तो एक ऑर्डर में हो, तो इक्वली उसको सबको ट्रीट करना चाहिए। ओके, दैट इज द ऑर्डर। ओके, तो स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल वर्क शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल, दैट इज ऑर्डर। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी वी कैन से कि ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल का हो, चाहे वो मिडिल लेवल का हो, चाहे वो लोअर लेवल का हो या वर्कर लेवल का हो, बट जो है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो है तो उसकी पावर्स कम होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनली, बट जो है तो इक्वल ट्रीट करना चाहिए एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो दैट वी कैन डेवलप द कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट, so that the workers thinks that the top level management thinks about that worker and they work honestly, dedicatively and sincerely। इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन ही सक्सेसफुली रन करेगी। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय द फ्यूल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल, जो मैन पावर या ह्यूमन सोर्स या एम्प्लॉय वी कैन से, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, उसको स्टेबल होके वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। इट मीन्स कि रिटेनिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ शुड ऑलवेज बी अ हाई प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है तो एक अच्छा जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ है, अच्छा एम्प्लॉय है, उसको रिटेन करना जो है तो मेन प्रायोरिटी होती है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। और ये चीज़ हमें कब ध्यान में रखनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान हमें रखना चाहिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में काम किया, अब जो है तो ज्वाइन कर लिया और फिर 2 महीने में छोड़ दिया, ठीक है, फिर कोई और आया, फिर उसने ज्वाइन किया, फिर 3 महीने में छोड़ दिया। तो इससे क्या होता है कि भाई रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सारा प्रोसेस कराने में जो है तो इंटरव्यू कंडक्ट कराने में एक प्रॉपर कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो वो कॉस्ट जो है तो बियर करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। आपको रिक्रूट करता है, फिर आपको सिलेक्शन करता है आपकी, फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको ट्रेनिंग पे आपका भेजता है, वो ट्रेनिंग की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और फिर आप चले जाते हो, ठीक है। तो इससे लॉस किसका होता है, ओवरऑल लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है तो चाहती है कि ऐसा एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे जो लंबे समय तक टिक सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम कर सके। इसीलिए जो है तो जितना लंबा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है टाइम पीरियड का, वो उतना बेटर माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो दैट इज़ वाई दैट पॉइंट सेज स्टेबिलिटी ऑफ अ टेन्योर ऑफ अ पर्सन। टेन्योर ऑफ अ पर्सन मतलब किसी एक इंडिविजुअल, पर्सनल मैनेजमेंट मीन related to the human resource management, okay। So tenure means time of the personnel, okay, clear है। next point is the initiative।
अब फ्योल ने कहा है कि मैनेजमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने वर्कर्स को एनकरेज करने के लिए, और विच इज़ डिफाइंड एज अ न्यू और एडिशनल वर्क एक्टिविटी अंडरटेकन थ्रू द सेल्फ डायरेक्शन। तो एक ऐसा, देखिए मैनेजमेंट को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उसको मोटिवेट करके रखें, उसको जो है तो एंकरेज करें, ठीक है, जो इंथुजियाज्म है उसको मेंटेन करके रखें एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो बेटरमेंट के लिए काम कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो बूस्ट लेवल कम नहीं होना चाहिए, और ये तो मैनेजमेंट का पार्ट है। एज वेल एज जो है तो एज एन एम्प्लॉय को भी अपने मैनेजमेंट में अपने आप को बेटर परफॉर्मेंस करना है, तो उसको इनिशिएट करना चाहिए किसी भी नए वर्क के लिए, एडिशनल वर्क के लिए, ठीक, ताकि वो जो है तो अचीवमेंट की तरफ होता रहे, अचीवमेंट को अचीव करता रहे। ओके, सो दैट इज इनिशिएटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प मीन्स मैनेजमेंट शुड एनकरेज हार्मनी एंड जनरल गुड फीलिंग्स अमंग एम्प्लॉयज़। आपस में एम्प्लॉयज़ के बीच में एक हार्मनी, पीस और एक अच्छी फीलिंग्स को डेवलप करके रखना, किसी तरह के ग्रीवियंस ना आने पाए एम्प्लॉयज़ के बीच में, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके रहे, तो इससे एक प्रॉपर हार्मनी मेंटेन होगी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वर्क एफिशिएंसी हर एक एम्प्लॉय की बढ़ेगी। क्योंकि अगर अच्छा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप नहीं कर सकेंगे तो उससे क्या होगा कि फिर धीरे धीरे वो केओस होता है चीज़ों में, और ग्रीवियंस पैदा होने लगती हैं, और ग्रीवियंस पैदा होने लगती है तो जाहिर सी बात है कि वर्क एफिशिएंसी घटेगी। तो इसलिए वर्क एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट को एस्पिरिट डी कॉर्प्स जो टर्म्स जो बताया है इसको फॉलो करना चाहिए। दीज आर द 14 principles given by Henry Fayol, and these principles are also known as the administrative principles of management. Okay, or we can say Henry Fayol's given the principles on administrative management. So again I repeat, what are these 14 principles? Division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of the individual interest to the general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative and spirit de corps. Okay, so I hope आज का लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, और ये जो 14 प्रिंसिपल्स जो दिए हैं हेनरी फ्योल ने कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली अचीव करेगी इसके, और अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए ये डिसीजन अच्छा नहीं होगा। मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को भी मेंटेन करके रखा जाए और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। तो फ्रेंड्स, होप आप सबको अच्छा वीडियो लगा होगा, आज का सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। सो प्लीज़ आपके अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नॉलेज जितना हो सके आप दूसरों में शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर से कुछ भी प्रॉफिट है, नॉलेज को गेन कर सकें, वो हमारे लिए बेटर है। इससे हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं ताकि जो नॉलेज है हम दूसरों तक शेयर कर सकें, और स्टूडेंट्स के अपने जो लेक्चर्स उनको समझ में नहीं आते कॉलेज में, क्लासरूम में, वो इससे हेल्प ले सके थोड़ा सा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।